हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कवकों का आर्थिक महत्व, कि फंजाई हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी हैं और किस तरीके से हानिकारक भी हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने अगले वीडियो में देख रखी है, जो कि आप देख चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कवकों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए जो कवक जगत है वो उसका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो उसे कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कवक जगत का वर्गीकरण। देखिए जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि कवक जगत सबसे पहले तो प्रत्येक जीव को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, वो भी आपको पता ही होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमलिया में। अब कवक जगत जो कि हमने अभी इसके लक्षण और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आपको पता ही है कि इनकी उपयोगिता, आर्थिक महत्व देख रखा है। तो इनका वर्गीकरण किया गया, इनको मतलब कवक जगत को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है, तो हम उसी को देख रहे हैं। देखिए लेकिन एक बात जरूरी है, ठीक है, वो ये है कि किस आधार पर किया गया है। वो चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कवक इनका जो वर्गीकरण किया गया है, कवक जगत का वर्गीकरण कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने और फलन काय बनने के आधार पर किया गया। ठीक है, मतलब कवक जाल की आकार की, मतलब उसमें पट है या नहीं है। पट का मतलब आप समझ लीजिए होता क्या है। देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कवक की कोशिका है, ठीक, लंबी, ठीक है, इसमें बीच बीच में देख रहे हैं आप, और एक और बना लेते हैं, समझ में आएगा आपको। ये देखिए इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है। इसमें ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं बीच बीच में, इन्हीं को पट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका फाइगोमास्टिस, दूसरा एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस और ड्यूटेरोमास्टिस। समझ में आ गया। पहली चीज समझ में आई ना कि कवक जगत का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया है। पहला आपका फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस और ड्यूटेरोमास्टिस। तो अब हम एक एक वर्ग को अच्छे से पढ़ते हैं। सॉरी, 4 वर्ग में है ना, हमने 5 बोल दिया था। तो चलिए हम लोग फाइकोमास्टिस को पढ़ते हैं। देखिए फाइकोमास्टिस को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि फाइको का मतलब क्या होता है। फाइको का मतलब शैवाल होता है। ठीक, आपने फाइकोलॉजी पढ़ी होगी, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल कहते हैं इनको। तो ये चीज समझ में आया ना, फाइको का मतलब क्या होता है, शैवाल। और माइसिटीज बना है माइसेलियम से। माइसेलियम इंग्लिश शब्द है कवक जाल का, मतलब कवक जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइसेलियम। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब शैवाल और माइसेलियम, समझ में आया ना। तो मतलब इनको इसी कारण शैवाल कवक कहते हैं। फाइकोमास्टिस का मतलब समझ में आया ना, कि इस जगत में वे कवक या वे फंजाई रखे गए हैं जो दिखने में, या फिर आप कह सकते हैं जिनकी उपस्थिति शैवालों की तरह होती। मतलब शैवाल कहाँ होते हैं, पानी में आपको मिलेंगे, नम स्थान पर मिलेंगे। तो ठीक उसी तरह से फाइकोमास्टिस के जो कवक होते हैं वो जलीय होते हैं। ठीक है, जल में पाए जाने के कारण इन्हें शैवाल कवक भी कहा जाता है। पहली चीज समझ में आ गई ना कि इन्हें शैवाल कवक क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इनका जो कवक जाल होता है अपटीय बहुकेंद्रित होता है। ठीक है, अपटीय का मतलब इसमें पट नहीं होते। इसमें देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक छोटी कोशिका बना दी है, बना के रखी है। ठीक, इसमें देख लीजिए बीच बीच में खंडों में विभाजित नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई खंड में विभाजित नहीं नजर आ रहा है, तो इसको अपटीय बोलते हैं। मतलब जब खंड में विभाजित नहीं होता है तब उसको अपटीय बोलते हैं। आया समझ में, अपटीय क्लियर हो गया। बहुकेंद्रित का मतलब इसमें कई सारी केंद्रक हो सकते हैं, ठीक, या होते हैं। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आलैंगिक जनन की अगर बात करें तो इसमें जो आलैंगिक जनन होता है वो चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा होता है। इससे पहले वीडियो में हमने जब जनन पढ़ा है तो हमने विस्तृत रूप से चल बीजाणु और अचल बीजाणु के बारे में पढ़ रखा है।
आपको पता होगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर इतना ही देखते हैं कि इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वह चल या अचल बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब उदाहरण की बात आती है कि भाई उदाहरण बताइए ऐसे कवकों के जो फाइकोमाइसीटीज में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ठीक है, याद रखना म्यूकर को टमाटर का कवक भी कहते हैं, राइजोपस को रोटी का कवक कहा जाता है और एल्बुगो को सरसों परजीवी या सरसों का परजीवी कहा जाता है। आप लोगों ने अच्छा क्यों कहा जाता है मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये म्यूकर ज्यादातर टमाटर आप कहीं पर रख देते तो सड़ जाता है, ज्यादातर म्यूकर टमाटर को नष्ट करता है। ठीक है, जैसे होता नहीं जो लोग ज्यादा काम करते, कोई जो भी काम करता है, कोई चोरी करता है तो उसका नाम चोर रख दिया है कि नहीं, कोई जो भी काम करता है उसको वही नाम दे देते हैं। तो ये ज्यादातर टमाटर को प्रदूषित कर रहा था या फिर खराब कर रहा है, तो इसको टमाटर परजीवी नाम ही पड़ गया। या फिर आप समझ सकते हैं कि कहते भी हैं, समझ में आ रहा है ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद है राइजोपस, इसे रोटी का कवक कहा जाता है क्योंकि जो ज्यादातर रोटियां खराब होती हैं या फिर आप उसमें जो फंगस देखते हैं वो ज्यादातर राइजोपस होता है, उसे राइजोपस बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद है एल्बुगो, जिसे सरसों परजीवी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी सरसों की पत्तियां उसमें सफेद सफेद दाग जैसे देखा होगा, तो वो एल्बुगो के कारण होता है। एल्बुगो एक कवक होता है, वह जिन सरसों की पत्तियों को प्रभावित करता है तो उनका रंग जो है सफेद पड़ जाता है। कई बार ज्यादा प्रदूषित करने पर उत्पादन क्षमता भी खेतों की घट जाती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, फाइकोमाइसीटीज समझ में आया। अब हम लोग अगला देखते हैं जिसे एस्कोमाइसीटीज कहते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज क्योंकि देखो इसमें एस्को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ पर लिखा नहीं हम आपको बता दे रहे हैं कि जो लैंगिक जनन होता है तो इसमें जो बीजाणु बनते हैं उसको एस्कस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्कस। तो उसी के आधार पर इसको एस्कोमाइसीटीज नाम रखा गया। ठीक, मतलब ये बीजाणु बनाते हैं और लैंगिक प्रक्रिया द्वारा जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखते हैं। थैली फंजाई, इनको थैली फंजाई या थैलस फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो शरीर होता है थैले जैसा होता है। ऐसे आपने थैली देखा, झोला देखा है ना, ठीक वैसे ही होता है, इस कारण इनको थैली फंजाई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट के अलावा सभी बहुकोशिकीय होते हैं। इस वर्ग की बात करें एस्कोमाइसीटीज में तो इसमें कई सारे कवक पाए जाते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में ईस्ट है। ईस्ट एक कोशिकीय होता है, बाकी सभी बहुकोशिकीय होते हैं। आपको ये चीज याद भी रखनी है कि एस्कोमाइसीटीज का कौन सा कवक है जो एक कोशिकीय पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है तो आंसर होगा आपका ईस्ट। समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये मृतजीवी, परजीवी और समलरागी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और समलरागी। मृतजीवी का मतलब आपने अगर कंटिन्यू पूरी वीडियो देखी होगी तो अब तक बहुत बार बताया जा चुका है कि मृतजीवी किसे कहते हैं, है ना, इसलिए देखने भी चाहिए सब वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मृतजीवी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुकुरमुत्ता बताया था जिसे टोड स्टूल भी कहते हैं ना, तो वो क्या करता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जहां सड़ा गला रहता है वहां पर उग जाता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है, तो वो मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करना। और समलरागी, ये चीज ध्यान रखना है, समलरागी का मतलब क्या होता है कि ये वहां पर उगते हैं जहां पर विष्ठा होती है। मल, आप मल समझते हैं ना, जैसे समलरागी का मतलब होता है पशु विष्ठा पर उगने वाले, या फिर आप मल पर उगने वाले कह सकते हैं। आप कई बार जैसे खरगोश को आपने सुना होगा कि वह अपना मल खा लेता है। ठीक है, वो समलरागी है, इसका मतलब वो क्या है, समलरागी। तो आपको समलरागी में खरगोश भी आता है ना, मतलब जो भोजन के रूप में मल को ग्रहण करता है, मल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतुओं को समलरागी कहते हैं।
समझ में आया ना। समल रागी जैसे खरगोश हमने बताया, उसी तरीके से इस वर्ग में भी पाए जाने वाले कवक होते हैं, क्या होते हैं, समल रागी होते हैं। उसके बाद कवक जाल की बात करें तो शाखित होता है और पटीय होता है, मतलब इसमें इस तरीके से पट जैसी संरचनाएं मिलेंगी, ठीक है। कवक सूत्र विभाजित होता है, खंड खंड में बटा होता है, ठीक है, मतलब अलग नहीं होता लेकिन लगता है कि हाँ जैसे अलग है। उसके बाद शाखित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कवक है, ये देखिए इसमें तमाम सारे शाखित है ना। शाखित का मतलब क्या होता है, शाखाएं। आप पेड़ में देखते हैं, एक सफेदा का पेड़ आप ज्यादातर देखिए सीधा होता है, कुछ पेड़ होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, शाखाएं नहीं होती उतनी ज्यादा। लेकिन आप एक आम का पेड़ लीजिए, देखते हैं ना कई सारी शाखाएं बटी होती। उसी तरीके से एस्कोमाइस्टीज में पाए जाने वाले कवकों में भी शाखाएं पाई जाती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा पड़े रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है, वो शाखित होते हैं, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन कोनेडिया द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कोनेडिया द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लीविसेप, मार्केला, ये नाम हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। आपको भी पता होगा ना कि एस्परजिलस से कई सारी बीमारियां होती है मनुष्यों में, ये मनुष्यों के फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये एस्परजिलोसिस नामक रोग भी उत्पन्न करता है। न्यूरोस्पोरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आप इसे याद रखिएगा। इसे क्योंकि ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि न्यूरोस्पोरा एक ऐसा कवक है जिसे अनुवांशिकी क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस पर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं न्यूरोस्पोरा पर, ठीक है। उसके बाद है क्लीविसेप, मार्केला खाया जाता है, ठीक है, मार्केला खाने योग्य कवक होता है। और क्लीविसेप हमने एलएसडी के बारे में आर्थिक महत्व में बताया था, तो ये क्लीविसेप से बनाया जाता है एलएसडी, है ना, हमने लाइसोजेनिक एसिड डाइथेला कार्बामाइड पढ़ा था, क्लीविसेप, ठीक है। तो ये एस्कोमाइस्टीज का हो गया। अब हम देखते हैं बेसिडियोमाइस्टीज। सबसे पहले देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, ये टूटे वृक्ष की टहनी, ठीक है, जहां पर वृक्ष की टहनियां टूट जाती हैं या पत्तियां सड़ी होती हैं या फिर सड़े गले स्थान होते हैं, तो ज्यादातर वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कवक जहां टहनी टूटी है, पत्तियां सड़ी है, वहां पर पाया जाएगा तब हम उसको बेसिडियोमाइसिटिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कवक जाल पटयुक्त होता है। कवक जाल कैसा होता है, पटयुक्त, मतलब कि पट पाए जाते हैं। अब हमने बताया ना इस तरीके से पट पाए जाते हैं, बीच बीच में खंडों में विभाजित होता है। उसके बाद लैंगिक जनन के समय जिन युग्मकों का निर्माण होता है उन्हें बेसिडियम बीजाणु कहते हैं। लैंगिक जनन जब होता है ना तो बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो जिन बीजाणुओं का निर्माण होता है उन्हीं को बेसिडियम बीजाणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है ऐसे बीजाणुओं को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया के समय जो बीजाणु बनते हैं एस्कोमाइस्टीज में उन्हें एस्कस कहते हैं, वहीं बेसिडियोमाइसिटीज में उन्हें बेसिडियम स्पोर या बेसिडियम बीजाणु कहा जाता है, ठीक है। अगर अब हम जनन की बात करें, कायिक जनन कैसा होता है, तो खंडन विधि द्वारा, हमने खंडन विधि पढ़ रखी ना, जिसमें कवक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए कवक को जन्म देता है, ये विधि खंडन कहलाती है, तो वो भी इसमें पाया जाता है। मतलब कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है, जो बीजाणु होते हैं उनको बेसिडियम बीजाणु कहते हैं। उसके बाद अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका प्रमुख रूप से एगेरिकस, ठीक है, इसे खाने वाला ये भी कवक होता है, मशरूम जिसे आप लोग कहते हैं, वो चीज है। उसके बाद है टोड स्टूल। टोड स्टूल एक जहरीला कवक होता है, इसको खाने से मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। पफबाल, ये पफबाल जो होता है ना बाल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, इसलिए इसको पफबाल बोलते हैं, ठीक है। पक्सीनिया आपने गेहूं में काला कीट नाम रोग सुना होगा, वो पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। आपने गेहूं की आप खेतों में कई बार देखे होंगे, ऊपरी हिस्सा जो काला काला पड़ जाता है, मतलब बाली, गांव में बाली बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें गेहूं लगे हुए होते हैं, बीज लगे हुए होते हैं, तो बालियां कई बार काली पड़ जाती हैं, है ना, तो वो पक्सीनिया के कारण होती है, पक्सीनिया नामक कवक
संक्रमण होता है तो वो काली पड़ जाती है। तो बेसिडियोमाइसिस भी हो गया। अब देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिस। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। देखिए अपूर्ण कवक कहा जाता है, अभी यहाँ तक किसी को भी अपूर्ण कवक नहीं कहा गया, ठीक है। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है। हमें भी पता है या आपको भी पता है ना कि जो लैंगिक जनन है वो कवकों में पाया जाता है, हाँ उतना ज्यादा नहीं लेकिन पाया जाता है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिस एक ऐसा वर्ग है जहां पर लैंगिक जनन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इस कारण इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। समझ में आया क्यों कहते हैं? उसके बाद कवक जाल की बात करें तो पट युक्त होता है, ऐसे होता है ना, मतलब ये इतना ही बड़ा नहीं है। संरचनाएं होगी, कवक तंतु होगा तो वो कवक तंतु बीच बीच में पटयुक्त होगा, ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन की बात करें तो कनेडिया द्वारा होगा, ठीक है। उदाहरण ट्राइकोडर्मा, टीनिया पैडिस। अच्छा ट्राइकोडर्मा आप सभी लोगों ने सुना होगा, दाद बीमारी, वो ट्राइकोडर्मा के कारण होती है। किसके कारण? ट्राइकोडर्मा और माइक्रोस्पोरम जाति के कुछ कवक होते हैं जिनके कारण दाद की बीमारी हो जाती है ना, दाद हो जाता है लोगों को, ठीक है। उसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स चलते हैं। और उसके बाद है टीनिया पैडिस। टीनिया पैडिस एथलीट फुट नामक बीमारी टीनिया पैडिस से होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट, जो लोग एथलीट होते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो उन लोगों में पैर की उंगलियों के बीच में कई बार सफेद सफेद पड़ जाता है या फिर खुजलाहट होती है, उसको एथलीट फुट बोलते हैं। फुट है ना, फुट मतलब पैर, एथलीट फुट बोला जाता है। तो वो किसके कारण होता है? टीनिया पैडिस के कारण, ठीक है। तो ये इन सब का इलाज डॉक्टर लोग अपना देखते हैं अपने हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या पढ़ा? कवक जगत का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने देखा कि कवक जगत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस, ठीक है। हमने फाइकोमाइस्टिस के लक्षण देख लिए, उदाहरण देखा, इसी तरीके से हमने बाकी भी देख लिए, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। और अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसको आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय कवक का नाम बताइए। यहां पे लिख देते हैं किसी एक कोशिकीय कवक का नाम बताइए। ये आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए इसको। ठीक है, बता दिया। अब आप सभी लोगों का उम्मीद करता हूं सही होगा, तो इसका सही आंसर है ईस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।